अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, डिस्टेंस के बारे में हम ये लिखते हैं कि डिस्टेंस क्या है। इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ द एक्चुअल पाथ along which along which a particle changes a particle changes its position। तो डिस्टेंस की ये डेफिनेशन हो गई कि ये आपके पास लेंथ है एक्चुअल पाथ का जो कि फॉलो कर रहा है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि डिस्टेंस एक्चुअली क्या है। ये वो पाथ है जहां से वो बॉडी क्या कर रही है, अपने जर्नी को कवर कर रही है। ठीक है ना, ये सारे उस पाथ के अलोंग चल रहा है। ठीक है, ये आपके पास है डिस्टेंस। अच्छा, जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हमें अलोंग द पाथ मूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो आपके पास स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है और हम उसे कहते हैं कि वो शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अब आप यहां पर देखें कि ये जो हमने लिखा है कि जो ब्लू कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि ए से बी तक ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है डिस्प्लेसमेंट को। और आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू जो एक्चुअल उसका पाथ था। एक्चुअल पाथ के अंदर आप देखें तो उसकी जर्नी ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, शॉर्टेस्ट है, तो ये कम है। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में भी पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्टेंस में भी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो पोजीशन चेंज हो रही है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है ना, तो इसी वजह से डायरेक्शन की जब बात होती है तो हम स्केलर वेक्टर पढ़कर आए हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। ओनली मैग्नीट्यूड। जबकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसी वजह से तो हमें वेक्टर कहते हैं कि इसमें डायरेक्शन मौजूद है। ठीक है ना, अब जैसे मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है जो कि ए पॉइंट से चली, ये पॉइंट है ए, और कहाँ चली गई, बी पॉइंट पर चली गई। अब ए से बी की तरफ जाते हुए अगर आप इसकी जर्नी को फॉलो करें तो ए से बी की तरफ वो इस तरह से भी जा सकती है। ठीक है, और वो ए से बी की तरफ इस तरह से भी जा सकती है। ठीक है ना, दोनों सूरतों में अगर देखा जाए तो उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम कैसे शो करेंगे, तो देखें, डिस्टेंस तो ये होगा जिस पाथ को वो क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ये है आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट यहां पर ए से बी जो कि डायमीटर आपके पास होता है उसके अंदर, तो डायमीटर की अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, ये ए से लेकर बी तक ये शो कर रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट यहां पर आपको बता रहा है ये डबल ऑफ रेडियस के बराबर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डबल ऑफ रेडियस है। तो यहां पर अगर आप देखें कि डिस्टेंस जो है वो सरकमफेरेंस का हाफ है, तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अगर हाफ सर्कल है तो 2 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ गया, पाई आर। ठीक है ना, और जबकि डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है तो वो डबल रेडियस है, 2 आर। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ये डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है।
डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा है। पाई आर बड़ा है किससे, सर ये 2 आर टू से? डी शेप है कि थ्री डी है? नहीं नहीं, ये तो 2D है ना, ये तो सर्किल है एक। जी। ठीक है ना, तो पाई आर ज्यादा है ना, पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना। यस। ओह तो माय। 3.14 बड़ा नहीं होगा 2 आर से? ठीक यस। है ना। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, जैसे अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो कैसे, स्ट्रेट लाइन में। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो सेम होगा। लेकिन इस केस में हम ये कहेंगे कि भाई इस केस में डिस्टेंस जो है, और ऊपर वाले भी जो मैंने डायग्राम बनाई उसमें भी आपको ये नजर आ रहा है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा ना ये शॉर्टेस्ट है। तो अगर शॉर्टेस्ट है तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो चेंज इन पोजीशन है वो एज कंपेयर टू डिस्टेंस वो क्या है, कम है। इसलिए हम कहते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड भी कम है। लेकिन वो यूज किस लिए होता है, वो डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, जबकि डिस्टेंस में ये बात नहीं बताई जाती कि किस डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है ना। यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि पोजीशन का चेंज है, चेंज इन पोजीशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, चेंज इन पोजीशन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा, जब बॉडी मूव कर रही होगी तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैन नेवर बी, नेवर बी नेगेटिव और जीरो। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। कब? जब वो किस में हो, मोशन में। ठीक है ना, तो जब भी मोशन परफॉर्म करेगा हमेशा उसका जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जबकि यही बात अगर हम वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़े तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखते हैं कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इन मोशन। जब वो मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि वो जीरो हो सकता है तो जीरो की क्या कंडीशन होगी? जीरो की यही कंडीशन होगी कि या तो वो बॉडी जो है, उस बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। कि जहां से आप चले थे, अगर वो पॉइंट और जहां आप पहुंचे वो पॉइंट दोनों क्या हो, सेम हो, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना। इसको इस तरह भी हम एग्जाम्पल पे समझ सकते हैं कि अगर एक बॉल को मैं ऊपर हवा में फेंकता हूँ तो बॉल एयर में मूव करके ऊपर जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, और मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद जब वापस आएगी मेरे हाथों में तो जाहिर सी बात है जिस पॉइंट से वो चली थी उसी पॉइंट पे वापस आ गई, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि हर वो बॉडी जो कि क्लोज पाथ में मूव कर रही हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि क्लोज पाथ का भी मतलब यही है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्लोज पाथ से ही रिलेटेड है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, और वो क्या है कि कोई भी बॉडी अगर क्लोज पाथ में है तो उसका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ये बात हम यहाँ लिख देते हैं कि क्लोज पाथ में जो डिस्टेंस होता है वो नॉन जीरो होता है। तो हम लिखते हैं मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो नॉन जीरो होता है, किसमें, डिस्टेंस पर। ठीक है, और हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इस केस में क्लोज पाथ में मूविंग पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है। मूविंग पार्टिकल और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो जीरो होता है। और मैंने मॉड इसलिए लगाया क्योंकि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है,
जीरो है और ये ऑलवेज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगली बात ये है कि डिस्टेंस हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है विद टाइम। ऊपर मैंने आपको बताया भी कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव के साथ ये पॉइंट भी नोट करना जरूरी है कि इट इज ऑलवेज इंक्रीजेस विथ टाइम, इंक्रीजेस विथ टाइम। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है, कैन इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम। तो वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब इसकी एग्जांपल यही है कि जब मैं किसी भी बॉल को ऊपर थ्रो करता हूँ, लेट से एक बॉल है उसको मैं थ्रो करता हूँ और ये बॉल जाती है, एक हाइट कवर करती है, तो लेट से ये हाइट आपके पास है h। तो बॉल ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद वापस कहाँ पर आई, जहां से वो चली थी। तो ऊपर जाने का जो डिस्टेंस है वो है h, नीचे आने का जो डिस्टेंस है वो है h। तो डिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2h, ठीक है। तो आप देखें कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, जबकि यहां पर अगर आप देखें कि जब टाइम t1 था तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट इसका क्या था, h। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे डिस्टेंस जो था वो बढ़ रहा था, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं Yes. कि डिस्प्लेसमेंट जो था वो था h। कब, जब आपके पास टाइम था t1। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बॉल वापस आई तो फिर अब टाइम आपके पास हो गया t2, और t2 टाइम में बॉल अगर वापस उसी पॉइंट पर आ गई तो इसका मतलब इसका टाइम इंक्रीज होने से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया, जीरो के। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया कि आपका अगर क्लोज पाथ है तो वहां पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें एक नोट है, और वो नोट भी हम ये लिख देते हैं कि जैसे ऊपर मैंने लिखा है कि इट ऑलवेज इंक्रीजेस, तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता, नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम, नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम। तो ये आपके पास इसका पॉइंट है। और जब हम इसके अंदर एक नोट लिखते हैं तो वो ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट आपको नेचर ऑफ पाथ नहीं बताता। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट गिव एनी आइडिया, एनी आइडिया अबाउट नेचर ऑफ पाथ, अबाउट नेचर ऑफ पाथ। तो जो आपको डिस्प्लेसमेंट है वो नेचर ऑफ पाथ का आइडिया नहीं देता है, यानी कि जिस पॉइंट से या जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं ये उसकी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, इस डायग्राम के अंदर एक बॉडी ए पॉइंट से चलती है और बी पॉइंट पे आती है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के अगर आप देखें तो कितने पाथ हैं, एक पाथ है नंबर 1, दूसरा पाथ है पाथ 2, तीसरा पाथ है 3, एंड चौथा जो रेड कलर से बना हुआ है वो है 4। अब कोई बॉडी अगर ए से चली और बी पर आई तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम तो यही करते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट और उनके दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम कह देते हैं कि ये इसकी चेंज इन पोजीशन है, ठीक है ना। लेकिन हमें इसका जो नेचर ऑफ पाथ है उसका तो आइडिया नहीं होता कि इसकी नेचर ऑफ पाथ थी क्या, यानी कि बॉडी ए से चली थी और बी पे आ गई, बस हमें ये पता है, दरमियान में क्या हुआ हमें ये नहीं पता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो शॉर्टेस्ट है। अब जबकि डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी इस जो मैंने येलो के अलावा लाइंस बनाई हुई किसी भी पाथ को मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, इसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज नॉट अ यूनिक पाथ, डिस्टेंस इज नॉट अ यूनिक पाथ।
कोई भी पाथ हो सकता है, ये कोई स्पेशल तो नहीं है। जैसे येलो कलर का जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, वेक्टर ड्रॉ किया हुआ, ये तो एक यूनिक है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास अगर ये यूनिक पाथ नहीं है तो इसका मतलब इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ। देखिए ना, अभी जैसे मैंने 1, 2 और 4 बनाए, इस तरह के मैं कितने पाथ इसके अंदर बना सकता हूं। तो ये आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, जिस किसके दरमियान में, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के दरमियान में, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। जबकि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक यूनिक पाथ है, इट इज ऑलवेज अ यूनिक पाथ। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा क्या होगा, ये एक यूनिक पाथ होगा। और ये एक ही होगा, जाहिर सी बात है, इसको हम इनफाइनाइट नहीं कह सकते। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ यूनिक पाथ, ठीक है। और इसे हम इसी वजह से क्या कहते हैं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो आपको ये डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का अगला पॉइंट हो गया जो कि हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है इसकी यूनिट। डिस्टेंस की जब हम यूनिट पढ़ रहे होते हैं तो डिस्टेंस की जो यूनिट है वो है मीटर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो ये इसकी सिमिलैरिटी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम मेजर किस में करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और ये इसकी एसआई यूनिट्स होती है। अब यहाँ पर कुछ और भी एसआई यूनिट्स के अलावा भी यूनिट्स हैं जो कि अक्सर पेपर के अंदर आ जाती हैं और उसकी रिलेशंस हमें नहीं पता होते, तो उसको भी हम आपस में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर तकरीबन 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 10⁻²सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और इसी को अगर मैं उल्टा करके लिखूं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, तो आप लिखेंगे एक्सपोनेंट-2 मीटर, ठीक है ना। मैंने क्या किया, 10⁻² को दूसरी तरफ ले गया, एक्सपोनेंट-2 हो गया। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, एक्सपोनेंट 3। और फिर मैं अगर इस क्वेश्चन को इस तरह कहूं कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम लिखेंगे एक्सपोनेंट-3 मीटर होता है। अच्छा, फिर अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से डिफाइन करूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो हम लिखते हैं एक्सपोनेंट-3 किलोमीटर। और फिर इसको उल्टा करके लिखें कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो हम लिखेंगे एक्सपोनेंट-3 मीटर, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर के अंदर कितने फुट होते हैं, तो 1 मीटर में 3.3 फुट होता है, ठीक है ना। ये कुछ रिलेशन है। इसी तरह अगर मैं इंचेस की बात करूं कि 1 इंच जो होता है, उस 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। और हम उसे इस तरह लिखते हैं 2.5 एक्सपोनेंट-2 मीटर। और अगर मैं कहूं कि 1 मीटर में कितने इंच होंगे, तो देखिए ये जो 2.5 एक्सपोनेंट-2 मैंने लिखा है ना, इस 2.5 एक्सपोनेंट-2 को आप क्या करें, 1 के नीचे डिवाइड कर दें, तो फिर हमारे पास रिलेशन बन जाएगा कि 1 मीटर में 1 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5 एक्सपोनेंट-2 इंचेस होते। तो ये कुछ आपकी कन्वर्जन्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फुट, इंचेस, इन सबको कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके पास डिस्टेंस से रिलेटेड ही है। अच्छा जी, अब रिलेशन क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है जी, रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये है कि मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस हमेशा
या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, या फिर क्या होगा, इक्वल होगा। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये डिस्टेंस इक्वल होगा? तो देखें, अगर हमारे पास कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, पहला स्ट्रेट पाथ, तो स्ट्रेट पाथ में फिर मैं ये कह सकता हूं ना कि इस केस के अंदर जो आपका डिस्टेंस है वो इक्वल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाला हमारे पास एक केस है जिस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा कब होगा? तो ये क्लोज पाथ है। अब देखो, इस क्लोज पाथ के अंदर अगर मैं कहूं कि एक बॉडी ए पॉइंट से चलती है और ए पॉइंट से चलने के बाद ए पॉइंट पे ही क्या होती है? वापस आ जाती है। तो ए पॉइंट पर वापस आने के बाद अगर मैं इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो मैं जानता हूं कि इस केस में जो डिस्टेंस है वो आपके पास है सरकमफेरेंस 2πr, लेकिन इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है? 0। क्योंकि बॉडी अगर एक पॉइंट से चली और उसी पॉइंट पे वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या है? यहां पर बड़ा है। तो दोनों बातें प्रूव हो गई जो ऊपर लिखी हुई है रिलेशन के अंदर। ये है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। इसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक और भी तरह से हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, और वो ये है कि एक बॉडी ए पॉइंट से चलती है, ठीक है, और वो बी बी की तरफ जाती है, फिर बी से वापस कहाँ आती है? सी पॉइंट पर। तो ये तो इसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ए से डायरेक्ट सी की तरफ चला जाए। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, तो मैं तीनों साइड्स को कह देता हूँ एक्स, एक्स और एक्स। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस के लिए जो पाथ हमने फॉलो किया है, डिस्टेंस के लिए जो आपने पाथ फॉलो किया वो ये है कि पहले बॉडी ए से चलती है, बी पर आती है, बी से चलती है, सी पर आती है। तो ए से बी पर गई तो एक्स डिस्टेंस कवर किया, बी से सी पर गई तो एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। ठीक है ना? तो डिस्टेंस आपके पास हो गया 2x। ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2x। जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट के लिए जो पाथ फॉलो किया बॉडी ने वो था ए से डायरेक्टली सी की तरफ, और ए से सी का जो डिस्टेंस है वो भी एक्स है। तो फिर हम यहाँ अगर लिखें कि जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर हुआ है वो क्या है? एक्स। तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कौन बड़ा है? डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन यही बात आ गई कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो या तो डिस्टेंस इक्वल हो सकता है या फिर डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। चले एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं जिससे आपको आइडिया हो कि किस तरह हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है जो कि चलती है ओ पॉइंट से, ठीक है, और ओ से कहाँ जाती है? पहले बी पॉइंट पर। ये इसकी जर्नी दी हुई है। जर्नी इसकी जो है वो इन पॉइंट्स के अक्रॉस है। तो जर्नी ये है कि बॉडी ए ओ से चलती है, बी पर आती है, बी से आती है ए पर, ए से जाती है सी पर, और सी से कहाँ जाती है? बी पर। इसका मतलब इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है ओ, और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो है बी। ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल जर्नी। अब अगर आप देखें तो इन्होंने डिस्टेंसेस भी दिए हुए। ओ से लेके बी का डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर। बी से लेकर ए तक 5 सेंटीमीटर, ए से लेकर सी तक 7 सेंटीमीटर, और सी से लेकर बी तक 2 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। मैं सबको ऐड कर देते हैं, कितना होगा डिस्टेंस? ऐड करके। हाँ, ऐड करके निकाल लेंगे बिल्कुल। तो ओ से लेकर बी तक पहले गया था ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस है, प्लस फिर क्या हुआ था? बी से लेकर ए तक, तो बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस ऐड कर देते हैं। फिर ए से सी तक, इसे सी तक का डिस्टेंस ऐड कर देते हैं। फिर सी से लेकर बी तक, सी से बी तक का डिस्टेंस ऐड कर देते हैं। तो सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर ले, डिस्टेंस आ जाएगा।
तो ओ से बी तक क्या है 16, बी से ए तक क्या है 5, ए से सी तक क्या है 7, और सी से बी तक क्या है 2। 16 प्लस 5 21, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30। बिल्कुल सही है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इसका डिस्टेंस निकाल लिया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करते हैं। तो मुझे बताएं, इनिशियल पॉइंट है ओ, फाइनल पॉइंट है बी, ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल, ओ से लेकर बी तक, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये कितना है 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कितना है 16 सेंटीमीटर, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। ये हम लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। और इसकी क्योंकि ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, हम डायरेक्शन की भी तो बात करते हैं ना। तो डायरेक्शन इसकी क्या है, ओ से लेकर बी तक, तो वो डायरेक्शन है राइटवर्ड, राइटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गई, और इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक क्वेश्चन और इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ मैन गोज फ्रॉम 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंसेस। आपने बताना है एक बंदा है जो कि 10 मीटर नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है, उसके बाद वो ट्रेवल करता है टुवर्ड्स ईस्ट, कितना 20 मीटर। आपसे कहते हैं बताएं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस तो आसान है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारे डिस्टेंसेस को आपस में ऐड कर लें, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूं डिस्टेंस, कितना आ जाएगा 30। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्टेंस आ गया 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। जी, क्या है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे ये नजर आ रहा है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा। शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा कि स्टार्ट यहां से हुआ था और एंड यहां पर हुआ। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये है ओ पी क्यू, ये एक ट्राइंगल बन गया ना। तो इसमें जो शॉर्टेस्ट है वो है ओ से लेकर क्यू तक। मुझे ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, और इस ट्राइंगल को मैं सॉल्व कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो क्योंकि हमने वेक्टर के चैप्टर में ये बात पढ़ी है, तो अब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेस का स्क्वायर है वो है 20, और परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है 10। क्या है, तो सॉल्व कर ले इसको। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर 100, 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा 500। 2.4। बिल्कुल, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 22.4 मीटर। अच्छा, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड के साथ हमें क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन। तो अगर आप देखिए तो ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में है। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ठीक हो गया। तो ये अगर आप देखें तो जो हमने 22.4 मीटर लिखा, ये है इसका मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ ईस्ट इसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो बात प्रूव हो गई कि कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जो बात हम पढ़ कर आए उस बात को हम यहाँ पर प्रूव भी कर लेते हैं इन टॉपिक्स के जरिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो सर्कुलर पाथ में जब हम इसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो सर्कुलर पाथ में इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए लीनियर पाथ में तो मैंने अभी आपको बता दिया ना कि ये बड़ा आसान सा काम है कि लीनियर पाथ में आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यही बात अगर सर्कुलर पाथ के लिए हम ऑब्जर्व करें या सर्कुलर मोशन के लिए, तो वो कैसे निकालते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, हमारे पास बॉडी जो है वो ए पॉइंट से चली है और बी पॉइंट पर वो आ जाती है। तो अगर वो ए से लेकर बी तक मूव करती है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, अब देखो कि अगर वो ए से बी की तरफ जा रही है तो इसका मतलब उसने
सरकमफेरेंस यानी कि जो सरकमफेरेंस का कितना पार्ट फॉलो किया है, तो वो पार्ट है क्वार्टर, ठीक है ना। ये हमारे पास है इसका डिस्टेंस। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो ये आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने फाइंड आउट करना। अब देखिए डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस तो बड़ा आसान सा है ना, किस तरह से निकालूंगा मैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मैं निकालूंगा कि मुझे नजर आ रहा है कि इस सर्किल के 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा फॉलो किया है। सर्किल कंप्लीट कवर करने के लिए 2πr, 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, क्वार्टर। तो ये हो गया πr डिवाइडेड बाई 2। ये तो आ गया डिस्टेंस। अब आते हैं किस पर, डिस्प्लेसमेंट पर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर आप देखें कि सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। तो फिर बी पॉइंट पर भी तो यही होगा ना, बी पॉइंट पर भी सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस। अब अगर आप देखें तो अगेन ये एक ट्राइंगल बन गया ना, और ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब अगेन यहाँ पे मैं लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर बेस भी क्या है, रेडियस है, परपेंडिकुलर भी क्या है, रेडियस है, और इसका स्क्वायर कर लें, दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर। और मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, √2r स्क्वायर जो है वो रूट से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। √2 की वैल्यू 1.41 होती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं √2 वैल्यू निकालूं तो वो कितनी है, 1.41r। जबकि 3.14 को डिवाइड करें जरा 2 से, बताएं क्या आएगा आंसर। 1.6। 1.6r। तो अब आपको देखें नजर आ गया कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ज्यादा है, सही है ना। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक बॉडी जो है वो ए पॉइंट से चली है और बी पॉइंट पे आ जाए, तो ए से बी की तरफ जाते हुए, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि जो सरकमफेरेंस पे डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या है, सेमी सर्किल है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से लेकर बी तक है। तो ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ये आपके पास है डायमीटर। और जो यहाँ पर डिस्टेंस फॉलो हुआ है उस डिस्टेंस को अगर हम लिखें तो हम सेमी सर्कल यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल को डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2πr, और क्योंकि हाफ सर्किल है तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर आपके पास क्या गया, πr, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर डायमीटर है, डिस्प्लेसमेंट वो है डायमीटर, और डायमीटर की जगह पर मैं लिख सकता हूं 2r। तो अब अगेन देख लें कि पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14 और ये 2r है। तो यहाँ पर आपको नजर आ गया अगेन जो बात ऊपर हम रिलेशन पढ़कर आए कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और उसके अंदर जो है वो इक्वल हो सकता है, और इक्वल की कंडीशन क्या होगी कि अगर वो बॉडी किस में मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड टॉपिक क्लियर है यहाँ तक बात। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।